लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू कर दी हैं। तो वहीं बीजेपी अब की बार 400 के पार का नारा दे रही है और इसी के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पिछले दिनों खत्म हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी का मनोबल हाई है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी हिंदी हार्टलाइन से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस इस बार साउथ इंडिया पर रहने वाला है। ऐसे में बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी को साउथ में घेरने की तैयारी में है। चर्चा है कि इस बार पीएम मोदी तमिलनाडु के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं तमिलनाडु से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने के पीछे क्या है रणनीति और वो कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और साथ में ये भी कि बीजेपी वहां पर कितनी मजबूत स्थिति में है। तमिलनाडु से पीएम मोदी को क्यों चुनाव लड़ाना चाहती है बीजेपी? दरअसल इन दिनों चर्चा है कि पीएम मोदी वाराणसी के अलावा तमिलनाडु के किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तमिलनाडु को इसलिए चुना गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिमाचल को छोड़ दे तो नॉर्थ के किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं है, जबकि साउथ के 2 राज्यों की सत्ता पर काबिज है। और 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें साउथ में ही जीती थी। ऐसे में जब इस बार बीजेपी 400 पार के चुनावी नारे के साथ मैदान में उतरने जा रही है तो उसे साउथ पर फोकस करना ही होगा। और तमिलनाडु में साउथ की सबसे ज्यादा लोकसभा की 39 सीटें हैं और 39 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन के पास 38 सीटें हैं, जिनमें से 8 कांग्रेस पार्टी के पास है। ऐसे में पीएम मोदी यदि चुनाव लड़ते हैं तो राज्य में बीजेपी के वोट शेयर बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। चुनौती भरा हो सकता है पीएम मोदी का तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का फैसला। तमिलनाडु लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। यह देश में बीजेपी के सबसे कमजोर राज्यों में से एक है। पिछले 20 सालों में बीजेपी तमिलनाडु में मात्र 1 सीट जीत सकी है और वो भी 2014 के लोकसभा चुनाव में कन्याकुमारी से जीतने में सफल रही थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट भी हार गई थी। ऐसे में बीजेपी के लिए राज्य में अपनी स्थिति में सुधार करना आसान नहीं होगा, लेकिन पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो समीकरण बदल भी सकते हैं। कन्याकुमारी के अलावा कोयम्बटूर, रामानाथपुरम भी हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में किसे कितना वोट मिला था? साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन राज्य में 51.15% वोट मिले थे, जिसकी वजह से 39 में से 38 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही थी। तो वहीं एनडीए को 30.57% वोट मिले थे। राज्य में बीजेपी को 2019 में 3.66% वोट मिले थे, जबकि 2014 में वोट शेयर 5% से थोड़ा ज्यादा था। तो वहीं कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर बीजेपी को 2019 में 33.24% वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में पीएम मोदी यहां से उम्मीदवार बनते हैं तो कन्याकुमारी सीट जीत सकते हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। क्या कहते हैं कन्याकुमारी, रामानाथपुरम, कोयम्बटूर के चुनावी समीकरण? कन्याकुमारी, तमिलनाडु की बात करें तो कोयम्बटूर, रामानाथपुरम और कन्याकुमारी ये ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के पास जनाधार है, क्योंकि बीजेपी 2014 में कन्याकुमारी जीतने में कामयाब रही, तब भी जब वो AIMDMK के साथ गठबंधन में नहीं थी। हालांकि कन्याकुमारी में ईसाई आबादी 30% से अधिक है, इसीलिए काफी हद तक ईसाई समुदायों के बीच बीजेपी की पहुंच पर निर्भर करेगा कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। रामानाथपुरम निर्वाचन क्षेत्र को लेकर चर्चा जोरों पर है, जहां पर वर्तमान में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUMLA से नवाज कानी सांसद हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, साथ ही रामेश्वर मंदिर भी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां दूसरे स्थान पर रही थी। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों यानी शिव मंदिर स्थलों में से एक रामाना स्वामी मंदिर के कारण रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर है। ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी यहां से भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कोयम्बटूर में भी बीजेपी की ऐतिहासिक रूप से कुछ उपस्थिति रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 30% से अधिक वोट मिला है। 2014 में वह AIMDMK के समर्थन के बिना भी ऐसा करने में कामयाब रही थी। यहां 1990 के दशक में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इतिहास रहा है। आरोप है कि 1998 में कोयम्बटूर में हुए विस्फोट का टारगेट बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे। पीएम मोदी तब बीजेपी के प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारियों में से एक थे। तो ये थी पीएम मोदी के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की चर्चा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।